हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज एक बहुत आउटस्टैंडिंग टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 15 से 16 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट के एग्ज़ाम को देते हैं और उनमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन ही हो पाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं वो क्या कुछ अलग तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं या उनके पढ़ाई करने का ढंग जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो हमारे इंडिया के एक मोटिवेशनल स्पीकर यानी कि शिव खेड़ा ने बोली है कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो डेफिनेटली वो नीट स्टूडेंट्स में एक अलग ढंग अगर होता है तो वो नीट के एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाते हैं। जो बच्चे नीट में सिलेक्ट होते हैं उनकी बहुत सारे अलग अलग आदतें हैं, अलग अलग ढंग हैं, पर उनमें से एक इंपॉर्टेंट आदत और ढंग जो है वो है रिवीजन नोट्स। यानी कि उन बच्चों की एक आदत होती है कि जब भी वो किसी भी टॉपिक को अपने कोचिंग मॉड्यूल से या एनसीईआरटी से काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ने के बाद अपने मन में रिवाइज करने के बाद वो एक पेज के अंदर, एक सिंगल पेज में एक बड़े लार्ज टॉपिक के रिवीजन नोट्स तैयार कर लेते हैं। और ये नोट्स उन स्टूडेंट्स के काम तब आते हैं जब वो नीट एग्जाम के जस्ट पहले बायोलॉजी के सिलेबस को रिवाइज करने बैठ जाते हैं। तो ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका टाइम भी बचाती है, आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप किसी भी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं, या तो अपने कोचिंग मॉड्यूल से या फिर आपने कोचिंग में लेक्चर नोट्स तैयार किए होते हैं या फिर आपने एनसीईआरटी से उस टॉपिक को डायरेक्टली पढ़ा होता है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उस टाइम पर तो ये सब कुछ पता होता है कि उस टॉपिक में आपको किन किन कंसेप्ट्स को याद रखना है, आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है अपने नीट एग्जाम के लिए, और आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम नीट एग्जाम के एक महीने पहले ये चाहते हैं कि हम पूरी बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स को रिवाइज करें, तो वहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये कि आपके पास बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है जिसको आप बहुत कम समय में रिवाइज कर पाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। और ऐसा सोचकर भी हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम इतना सारा कैसे पढ़ पाएंगे इतने कम टाइम पर। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको अपने अंदर लाना है और वो है रिवीजन नोट्स। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जिस भी टॉपिक को जिस भी दिन पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, या तो लेक्चर नोट्स के थ्रू या फिर कोचिंग के मॉड्यूल्स के थ्रू या डायरेक्ट एनसीईआरटी से, आपको केवल इतना करना है कि उस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ने के बाद अपनी बुक को, अपनी किताब को बंद करने के बाद अपने मन में ये रिवाइज करना है कि वो टॉपिक जो है उसमें आपने क्या क्या चीज़ों को समझा है, किन किन कंसेप्ट्स को समझा है और कितने इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने याद रखा है। अगर आप अपने मन में ये रिवाइज कर रहे हैं तो बस उन मन की बातों को ही बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में आपको अपने नोट्स में, अपनी एक कॉपी के पेज में लिख लेना है। और ये चीज़ जो है वो इतनी अच्छी आदत होती है कि आप जब एग्जाम के पहले अपनी बायोलॉजी के सिलेबस को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप एक बड़े लार्ज टॉपिक को बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में, केवल कीवर्ड्स को यूज करते हुए एक पेज के अंदर लिख देंगे तो पूरी बायोलॉजी आपके एक नोटबुक के अंदर जो है वो समाहित हो जाएगी और बहुत कम समय में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। और साथ में आपको ये कॉन्फिडेंस भी हमेशा बना रहेगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी सोच के साथ आज आपको मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का एग्जाम्पल देते हुए रिवीजन नोट्स बनाने की टेक्निक सिखाने वाला हूं और साथ में आपको इससे ह्यूमन के हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं जो भी बताने वाला हूं उससे पहले जरूरी है कि आपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को एनसीईआरटी से काफी डिटेल में, बहुत प्रॉपर वे में समझा हो, या किसी कोचिंग मॉड्यूल से आपने उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया हो। और आपको अगर पहले से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आता है तो फिर आज के इस लेक्चर में जो एक शॉर्ट ब्रीफ कीवर्ड्स का यूज करते हुए मैं आपको रिवीजन नोट्स बनाने की टेक्निक सिखाऊंगा, आपको वो काफी समझ में आएगी और हेल्पफुल लगेगी। तो स्पेशली पहले जरूरी क्या है? पहले जरूरी है कि आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए, तब जाकर आप इन रिवीजन नोट्स के थ्रू हार्ट के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले
ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम रिवीजन नोट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हम ऐसे ब्रीफ नोट्स बनाकर एग्जाम के पहले आसानी से अपनी बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें, तो क्या तरीका होगा, क्या टेक्निक होगी, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के। तो देखिए, आप सभी ने एनसीईआरटी से ह्यूमन हार्ट को पढ़ा है। अब आप जब रिवीजन नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपको बहुत शॉर्टली, बहुत कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस को कीवर्ड्स का यूज करते हुए अपने नोट्स में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आप याद रखिए कि हमें याद रखना है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम HCS, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला कंपोनेंट है मस्कुलर 4 चैम्बर्ड हार्ट, सेकेंड कंपोनेंट है क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और तीसरा कंपोनेंट है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम यानी कि ब्लड। तो देखिए, एक सेंटेंस के अंदर मैंने कितनी सारी चीजों को शॉर्टली यहां पर लिख दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसकी जो लोकेशन है वो ह्यूमन बॉडी के थोरासिक कैविटी में है। हमारा हार्ट हमारी थोरासिक कैविटी में है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में। लेकिन याद रखिए कि हार्ट का जो लोअर वाला पार्ट है, निचला हिस्सा है, वो स्लाइटली टिल्ट इनटू लेफ्ट, यानी कि वो लेफ्ट लंग के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में डेफिनेटली है, लेकिन उसका निचला हिस्सा, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट, स्लाइटली टिल्ट इनटू लेफ्ट। और जब भी हार्ट के साइज आपको बतानी हो तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि आप अपने हाथ की बंधी हुई मुट्ठी को देखिए। मैंने अपने हाथ की बंधी हुई मुट्ठी को इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। इसकी जो साइज होगी वही आपके हार्ट की साइज होगी, यानी कि द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है वो क्लेंचेड फिस्ट, यानी कि आपके हाथ की बंधी हुई मुट्ठी के बराबर होती है। एंड हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो मीजोडर्म जर्म लेयर से डिराइव्ड होता है, इसलिए इसको मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन कहा जा सकता है। तो इतनी सारी बातें मैंने एक छोटे से सेंटेंस के अंदर यहां पर लिख रखी हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग के अंदर लोकलाइज्ड है, प्रोटेक्टेड है, यानी कि हार्ट के सराउंडिंग एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग प्रेजेंट होता है जो हार्ट को प्रोटेक्टेड करता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज या किसी मैकेनिकल फोर्स के लगने पर आपका हार्ट जो है वो डैमेज ना हो, इसलिए आपके हार्ट के चारों तरफ एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग प्रेजेंट होता है जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। इसकी बाहर वाली लेयर जो है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है उसको आप पेरिकार्डियम कहेंगे, और इसमें 2 लेयर्स हैं जिसमें से बाहर वाली लेयर को आप कहेंगे आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर वाली लेयर को कहेंगे इनर विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों लेयर्स के बीच की कैविटी को या स्पेस को आप कहेंगे पेरिकार्डियम कैविटी। तो ये पूरी की पूरी एक लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को, यानी कि हार्ट के चारों तरफ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग को पेरिकार्डियम कहेंगे, जिसमें 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर को आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर को इनर विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों लेयर्स के बीच के स्पेस को पेरिकार्डियम कैविटी। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो ह्यूमन का हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, यानी कि उसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से रिलेटिवली 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स को आप एट्रिया कहते हैं। यहां पर 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ 2 चैम्बर्स, एस मतलब स्मॉल, यू मतलब अपर, यानी कि 2 रिलेटिवली 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स को आप क्या कहेंगे, एट्रिया, जबकि 2 लार्ज लोअर चैम्बर्स को आप क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स जो 2 हैं वो एट्रिया हैं, सिंगुलर में बात करें तो एट्रियम, और नीचे के यानी कि लोअर जो लार्ज 2 चैम्बर्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि जो हार्ट में ऊपर के 2 एट्रियम है, नीचे के 2 वेंट्रिकल हैं, उनके सराउंडेड मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है। जब आप एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वेंट्रिकल और एट्रियम की अपनी मस्कुलर वॉल होती है। वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल होती है वो आपको हमेशा याद रखना है थिक होती है, यानी कि मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स जो है वो थिक है, जबकि एट्रियम की मस्कुलर वॉल जो है वो थिन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेंट्रिकल जिस मस्क्यूलर वॉल को रखते हैं वो थिक होती है, एंड जो एट्रियम के सराउंडिंग मस्कुलर वॉल है वो पतली या
थिन होती है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ऊपर के दो अपर चैम्बर्स जो हैं यानी कि एट्रिया, अपर चैम्बर्स एट्रिया आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थिन मस्कुलर मसल की हेल्प से, जिसको अपन इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर है यानी कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इनको आपस में सेपरेट करने वाली जो ये थिन मस्कुलर वॉल है उसको आप इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। जबकि नीचे के 2 चैम्बर्स जो हैं यानी कि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इनको आपस में सेपरेट करने के लिए एक थिक मस्कुलर वॉल होती है, थिक यानी मोटी मस्कुलर वॉल, जिसको आप कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक बहुत अच्छा कंपैरिजन यहां पर आपको याद रखना है कि एट्रियम की मस्कुलर वॉल पतली है, वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल मोटी है। दोनों एट्रियम के बीच में डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर जो है यानी कि इंटर एट्रियम सेप्टम, वो भी एक थिन मस्कुलर वॉल है। जबकि दोनों नीचे के वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला जो एक स्ट्रक्चर है यानी कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसकी मस्कुलर वॉल थिक है। तो ये एक कंपैरिजन है जो आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट आपको चीज बताऊं कि एक ही साइड पर यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, एक ही साइड पर जो 2 चैम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, वो भी आपस में सेपरेट होते हैं, लेकिन किसी मस्क्यूलर वॉल से नहीं बल्कि फाइब्रस टिश्यूज से। तो यहां पर मैंने FT लिख रखा है। तो ऊपर और नीचे के चैम्बर सेम साइड पर आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यूज, थिक फाइब्रस टिश्यूज जिनको आप नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम एक ही साइड पर प्रेजेंट 2 चैम्बर्स के बीच को या उन दोनों के बीच में एक सेप्टम है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो दोनों चैम्बर को डिवाइड कर रहा है। आप ऊपर के और नीचे के 2 चैम्बर को जिस स्ट्रक्चर से डिवाइड कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिवली क्या है, इंटर एट्रियम सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और सेम साइड पर जो 2 चैम्बर्स उनको डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आपको यह चीज बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में एक ओपनिंग होती है, एक छेद होता है, जिससे कि सेम साइड पर जो 2 चैम्बर्स हैं यानी कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर एक ओपनिंग है जिससे कि सेम साइड पर प्रेजेंट 2 चैम्बर आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये जो ओपनिंग है वो गार्डेड होती है, वो ढकी हुई होती है स्पेसिफिक वॉल्व से, जिनको अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या AV वॉल्व कहते हैं। पर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो AV वॉल्व है उनको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि यहां पर 3 फ्लैप लाइप या कस्प लाइप स्ट्रक्चर होते हैं। जबकि लेफ्ट साइड पर जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में AV वॉल्व है उसको वाइकस्पिड कहते हैं, या इसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 फ्लैप या कस्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे हार्ट में 2 आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं फ्रॉम द हार्ट, और 2 वेन्स हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं टूवर्ड द हार्ट। यानी कि वेन्स कौन सी हैं, आर्टरीज कौन सी हैं जो ब्लड को हार्ट में लाती हैं और ले जाती हैं। तो पहले आप एक कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए कि ब्लड वेन्स, हम उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो ब्लड को कैरी किए होती हैं, जो ब्लड को कैरी किए होती हैं टूवर्ड द हार्ट, यानी कि ब्लड को कैरी किए होती हैं और ब्लड को वो फ्लो करती हैं, ब्लड को ले जाती हैं हार्ट में। जबकि आर्टरीज हम उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं, यानी कि ये अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ब्लड को क्या करेंगी, ले जाएंगी, या तो लंग्स में या आपके बॉडीज के वेरियस टिश्यूज तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वेना कावा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट वैन है वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाती है। यानी कि राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है एक मेजर वैन के थ्रू जिसका नाम है वेना कावा। एंड आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो पल्मोनरी वैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और पल्मोनरी वैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से लेकर आती है, फ्रॉम द लंग्स। इसी तरीके से नीचे हम लोअर चैम्बर्स को लेकर बात करें तो राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से आपके बॉडी में लंग्स तक, यानी कि आपके लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाएगा,
राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक बहुत बड़ी लार्ज मेजर आर्टरी जो है वो लेकर जाएगी आपके टिश्यूज तक, जिसको एओर्टा कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम वो ब्लड को रिसीव करेगा वेना कावा से, लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, राइट वेंट्रिकल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा एओर्टा की हेल्प से आपकी बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए, तब जाकर आप आगे समझ पाएंगे कि सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब आप हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक छोटा सा यहां पर हार्ट के स्ट्रक्चर को बना लिया, आप देखेंगे कि ये जो है यहां पर 4 चैम्बर्स हैं, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब मैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। अब जब आप हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसमें यहां पर ट्राइकस्पिड और यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब वेंट्रिकल में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब वेंट्रिकल पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो उस दौरान जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो कोलैप्सिंग बैक ना हो जाए एट्रियम के डायरेक्शन में, क्योंकि एक्चुअली में ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व एक दरवाजे की तरह है, जो दरवाजा ओपन कहां पर हो रहा है, वेंट्रिकल में। तो जब वेंट्रिकल में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दरवाजे जो है वो इस तरीके से बंद हो जाते हैं, पर ये बंद होने के साथ पीछे की तरफ यानी एट्रियम के डायरेक्शन में ना ओपन हो जाएं, इसको मैं कहूंगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व हैं वो कोलैप्सिंग बैक ना हो जाए इनटू एट्रियम। इसलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को बांध कर रखते हैं वेंट्रिकल की मसल से, और उन फाइब्रस कॉर्ड को जो कि एवी वॉल्व को यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को बांध कर रखते हैं वेंट्रिकल की मसल से, उनको हम कॉर्डे टेंडने कहते हैं। तो कॉर्डी टेंडने जो हैं वो फाइब्रस कॉर्ड हैं जो एक एंड पर अटैच होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से, कुछ इस तरीके से। ये एक एंड पर, मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूं, एक्चुअली ये रिवीजन नोट्स हैं इसलिए आपको शॉर्टली चीजें समझना है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से एक एंड पर अटैच क्या होंगे, कॉर्डी टेंडने, और कॉर्डी टेंडने का दूसरा एंड जो अटैच होगा वो आपके वेंट्रिकल की मसल से। पर वेंट्रिकल की मसल कुछ इस तरीके से रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उभरे हुए स्ट्रक्चर बनाती है। तो वेंट्रिकल की मसल जो इस तरीके से कॉलम या रिज लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाती है उनको हम ट्रेविकुले कार्ने कहते हैं। तो ट्रेविकुले कार्ने क्या है, तो आप कहेंगे वेंट्रिकल मसल के रिज लाइक स्ट्रक्चर को ट्रेविकुले कार्ने कहेंगे, और ट्रेविकुले कार्ने से कॉर्डी टेंडने को अटैच करने वाली मसल्स को आप कहेंगे पैपिलरी मसल। तो ये पूरा सेंटेंस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से समझाता हूं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व कोलैप्सिंग बैक होकर एट्रियम में ना घुस जाएं, इसलिए इनको धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बांध कर रखते हैं वेंट्रिकुलर मसल से, जिन्हें हम कॉर्डी टेंडने कहते हैं। पर कॉर्डी टेंडने का एक एंड बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड से बाइंड होगा, लेकिन दूसरा एंड जो होगा वो वेंट्रिकुलर मसल से कैसे होगा बाइंड, तो वेंट्रिकुलर मसल जो है वो कुछ रिज लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसे ट्रेबिकुले कॉर्ने कहेंगे, और ट्रेबिकुले कॉर्ने से कॉर्डी टेंडने को अटैच करेंगी, जोड़ेंगी पैपिलरी मसल्स। नेक्स्ट आपको बता दूं, अब कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्डे टेंडने, तो आप हमेशा कहेंगे कॉर्डी टेंडने का जो मेन फंक्शन है वो केवल इतना है कि एवी वॉल्व यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो कोलैप्सिंग बैक ना हो जाए एट्रियम में, तब जबकि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो वेंट्रिकल में, इससे ये प्रिवेंट करती हैं। दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एवी वॉल्व इनटू एट्रियम ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ कॉर्डी टेंडने। एंड आपको याद रखना है कि अभी अभी आपने देखा कि जो राइट वेंट्रिकल होता है दैट ओपन इनटू पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है एओर्टा में।
तो जहां पर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा हार्ट को लीव करते हैं, हार्ट को छोड़ते हैं, वहां पर कुछ हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। 3 हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर यानी कि हाफ सी शेप्ड स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर, 3 हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर, जहां पर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा हार्ट को छोड़ती है, हार्ट से बाहर निकलती है। और ये वहां पर प्रेजेंस अपनी क्यों रखते हैं, तो पहले तो आप जान लीजिए कि इन 3 हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो गार्डेड होती है सेमी ल्यूनर वॉल्व से, वहां पर जहां पर कि ये आर्टरीज हार्ट को छोड़ती हैं, हार्ट से बाहर निकलती हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाती हैं जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में आता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स स्टेज में आएगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाती है, ताकि ये प्रिवेंट कर सकें ब्लड के बैक फ्लो को आर्टरी टू वेंट्रिकल, यानी ब्लड जो है वो उल्टा फ्लो ना होने लगे आर्टरी से वेंट्रिकल में, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट वॉल्व। हार्ट में 2 टाइप की वॉल्व्स आपने पढ़ी हुई हैं, एक एवी वॉल्व और एक अभी आपने पढ़ी हुई है सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो कोई भी वॉल्व को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि हार्ट में जो दोनों वॉल्व हैं उनका क्या कॉमन फंक्शन है, तो आपको हमेशा याद रखना, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। अब एवी वॉल्व ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कहां पर करती है, तो ब्लड का फ्लो हमेशा एट्रियम टू वेंट्रिकल हो, यूनिडायरेक्शनल, ना कि बैक फ्लो हो यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम, इसको प्रिवेंट करेगा एवी वॉल्व। इसी तरीके से सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो हमेशा ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रमोट करती है, यानी कि ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाए, ना कि बैक फ्लो होकर आर्टरी से वेंट्रिकल में, तो इसे प्रिवेंट करती है सेमी ल्यूनर वॉल्व। इनका बेसिक मोटिव है दोनों वॉल्व का कि ब्लड अपने सेम सिंगल यूनिडायरेक्शन में हमेशा फ्लो होना चाहिए, यानी कि एट्रियम टू वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा। तो ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंक्शन होता है वॉल्व का जो हार्ट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा आपका जो हार्ट है वो मसल से मिलकर बना हुआ है, और जो मसल्स आपके हार्ट को बनाती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। और आपको बता दूं कि हमारे हार्ट में जो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है उनमें से कुछ स्पेसिफिक, कुछ हाईली स्पेशल कार्डियक मसल्स को हम नोडल टिश्यूज कहते हैं। तो पूरा हार्ट आपका कार्डियक मसल से मिलकर बना है, पर उसमें से कुछ हाईली स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स को आप नोडल टिश्यूज कहते हैं। और आपको बता दूं कि ये नोडल टिश्यूज के जो पैचेस हैं वो आपके हार्ट की राइट एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 2 जगहों पर। पहला नोडल टिश्यू का पैच जो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी हार्ट की राइट एट्रियम में, वो अपर राइट कॉर्नर में, जिसको हम साइनो एट्रियम नोड के नाम से जानते हैं, ASA नोड। जबकि दूसरा जो पैच ऑफ नोडल टिश्यू है वो राइट एट्रियम में ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर लोकलाइज्ड होता है, यानी कि एक पोजीशन यहां पर है और एक पोजीशन यहां पर है। अपर राइट कॉर्नर पर ऐसे नोड है और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एवी नोड है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि जो एवी नोड होता है उससे कुछ नोडल फाइबर्स का बंडल जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो नोडल फाइबर्स का एक बंडल जो कि एवी नोड से ओरिजिनेट होता है उसको आप एवी बंडल कहते हैं। और ये बंडल जिसमें कि बहुत सारे नोडल फाइबर्स हैं, ये एवी बंडल जो है वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एवी नोड, और उसके बाद ये बंडल पास होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में से, यानी कि ये बंडल यहां से ओरिजिनेट होकर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से क्या होगा, पास होगा, और उसके बाद ये टॉप ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर पहुंच जाएगा। तो देखिए एवी नोड से यहां पर मान लीजिए ये आपका एवी नोड है, इससे नोडल फाइबर्स का बंडल को आप क्या कह रहे हैं, एवी बंडल। ये यहां पर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में से पास होकर इस तरीके से यहां पर क्या होगा, आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वहां पर पहुंच जाएगा, और टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पहुंचने के बाद इमीडिएटली ये डिवाइड हो जाएगा इनटू राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। तो हमेशा याद रखिए राइट बंडल और लेफ्ट बंडल
किससे बनते हैं? तो एवी बंडल टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पहुंचने के बाद अपने आप को इमीडिएटली डिवाइड कर लेता है इनटू टू डिफरेंट बंडल्स, जिसमें से राइट वाले को राइट बंडल कह देंगे, लेफ्ट वाले को आप लेफ्ट बंडल कह देंगे। अब जो ये राइट और लेफ्ट बंडल हैं वो राइट वेंट्रिकुलर वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल में क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, और इनसे कुछ माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं जिनको आप पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है कि राइट बंडल प्लस लेफ्ट बंडल को प्लस पुरकिंजे फाइबर, इनको एक साथ आप कहते हैं बंडल ऑफ हिस। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंडल ऑफ हिस क्या है, तो आप कहेंगे राइट बंडल प्लस लेफ्ट बंडल प्लस पुरकिंजे फाइबर, इन तीनों को एक साथ आप कहेंगे बंडल ऑफ हिस। एंड आखिरी चीज कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है कि जो भी नोडल टिश्यूज हैं यानी कि SA नोड, AV नोड, इनके पास एबिलिटी है, यानी कि नोडल टिश्यूज हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये NCERT की लाइन है। तो नोडल टिश्यूज जो है वो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की हेल्प से, बिना किसी न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को रिसीव किए अपने आप सेल्फ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि जो नोडल टिश्यू हार्ट में प्रेजेंट है दे आर ऑटो एक्साइटेबल, क्योंकि ये बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की हेल्प से, बिना किसी न्यूरल सिग्नल की हेल्प से अपने आप सेल्फ एक्शन पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि हार्ट जो पूरी की पूरा हार्ट आपका कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, तो कार्डियक मसल्स की सेल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है उन सबके पास ये एबिलिटी है बच्चों कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट कर सकती हैं। लेकिन ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है आपके हार्ट के राइट एट्रियम में अपर राइट पोजीशन पर लोकलाइज्ड SA नोड, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है जो है 72 से 75 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में आपका SA नोड जो हार्ट में है वो 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। इसलिए ये बहुत आसानी से, ध्यान दीजिए, इसीलिए ये बहुत आसानी से हार्ट की जो नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटीज है या हार्ट की जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है उसको इनिशिएट भी कर सकता है और उसको मेंटेन भी कर सकता है। इसलिए आपके हार्ट में SA नोड को हम जनरली क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिए पेस मेकर। तो ये आपके हार्ट का पेस मेकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखना है। तो ऐसे नोड को पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है 70 to 75 पर मिनट, और ये इनिशिएट करता है, मेंटेन करता है कार्डियक एक्टिविटी को, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को। दैट इज द रीजन कि इसको हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है। और इसके बाद यही चाहे तो पूरे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसको ये इजीली कंडक्टेड करेगा और उसको ये मेंटेन करेगा। तो पूरा का पूरा हार्ट फंक्शनिंग जो है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है SA नोड। एंड स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि आपका SA नोड आपके हार्ट का पेस मेकर है, ये 70 से 75 बार एक मिनट में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। दैट इज द रीजन कि आपके हार्ट में जो नॉर्मल हार्ट बीट्स होगी वो 70 to 75 टाइम्स होगी, और उसका एवरेज में अगर निकालना चाहूं तो 72 बीट्स पर मिनट। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका जो हार्ट है वो एक मिनट में 70 से 75 बार या एवरेज 72 बार धड़कता है, और इससे हम कहेंगे कि हमारा हार्ट 72 बार कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। कितने बार? 72 बार एक मिनट के अंदर। तो इसके बारे में आपको जितना भी जानना था मैंने आपको बता दिया है। आप यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या देख रहे हैं कि केवल एक पेज के अंदर मैंने पूरे ह्यूमन के हार्ट के स्ट्रक्चर को और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने कितने आसानी से लिख दिया, और इतनी बातों को देखकर आप वो पूरी चीजें बोल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जो नीट एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग टू NCERT आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में याद रखनी है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं उसके रिवीजन नोट्स जरूर तैयार करें, ताकि फ्यूचर में जब एग्जाम आपके काफी करीब आए तो आप होल बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स को, और 38 चैप्टर्स के अंदर सभी टॉपिक्स को आसानी से बिना किसी पेन लिए, बिना किसी टेंशन के
रिवाइज कर सकें, कॉन्फिडेंटली रिवाइज कर सकें और नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। आज के इस लेक्चर से अगर आपको लगा है कि आपने बहुत कुछ नया सीखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेक्चर को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।